धूप से झुलसते खेतों के बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, जिसकी ठंडी छांव में पार्वती चाची का घर है। दोपहर के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। ये पार्वती चाची की वो पुरानी पैर वाली मशीन है जिसने गांव की न जाने कितनी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। माँ, तुम बस इस कपड़ों को सिलने में ध्यान लगाओ। मैंने इंटरनेट पर शहर के बहुत बड़े बुटीक से बात की है। वो हमारे हाथ के बने इस पारंपरिक काथा वर्क के लिए 2 गुनी कीमत देने को तैयार हैं। अरे संजू, शहर के लोग कदर तो करते हैं, पर हमारे पास इतनी ताकत कहाँ कि उनके बड़े बड़े ऑर्डर पूरे कर सके। हमारी ये पुरानी सिलाई मशीनें दिन में बस 3 या 4 जोड़ी कपड़े ही सिल सकती हैं। ताकत मशीनों में नहीं माँ, तुम्हारी और इन दीदी लोगों की उंगलियों के हुनर में है। अगर हम सब मिलकर एक महिला को ऑपरेटिव बना लेना तो बैंक हमें नई इलेक्ट्रिक मशीनें लगाने के लिए लोन दे देगा। फिर देखना, हमारा गांव खुद एक ब्रांड बन जाएगा। संजू का ये आइडिया गांव की औरतों की आंखों में नए सपने जगा देता है, लेकिन ये सपने गांव के मुखिया रामनाथ की आंखों में खटकने लगते हैं। मुखिया जानता था कि अगर गांव की औरतें खुद कमाने लगी तो पुरुषों और समाज पर उसका सालों पुराना कंट्रोल खत्म हो जाएगा। संजू, तू शहर से 2 अक्षर क्या पढ़ाया? गांव की रीत बदलने चला है। हमारी औरतें घर संभालेगी या कारखाने चलाएंगी? हैं? ये सिलाई घड़ाई का काम घर के भीतर ही अच्छा लगता है, इसे धंधा मत बना तू। मुखिया जी, ये धंधा नहीं, हमारे गांव की औरतों का हुनर है। जब वो खुद कमाएंगी तो गांव का भी भला होगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। इसमें रीत बदलने वाली क्या बात है भला? अरे संजू बाबू, तुम बच्चे हो, बैंक का लोन चुकाना कोई खेल नहीं है। अगर घाटा हुआ तो ये पार्वती अपनी सिलाई मशीन बेचकर भी कर्ज नहीं उतार पाएगी। वैसे भी इस गांव का कपड़ा सिर्फ मेरी मंडियों में ही बिकेगा, बाहर नहीं। गजराज भाई साहब, ये मशीन मेरी लाठी है और लाठी कभी बेची नहीं जाती, उससे रास्ता बनाया जाता है। अगर हमारे गांव की बेटियों ने ठान लिया है तो पंचायत का कोई नियम हमारे हुनर को घर की 4 दीवारी में कैद नहीं रख सकता। पंचायत के विरोध के बावजूद पार्वती और संजू ने काम बंद नहीं किया। उन्होंने चुपके से एक पुराने सरकारी स्कूल के कमरे में अपना सेटअप शुरू कर दिया। मुखिया की बेटी बिंदिया खुद अपनी माँ के गहने छुपाकर संजू के पास लाई ताकि वो पहला कच्चा माल खरीद सके। लेकिन साजिश के धागे भी तेजी से बुने जा रहे थे। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं दफन कर दूंगी। ओए, ये तो मुखिया की बेटी है, तू यहाँ क्या कर रही है? हट जा सामने से, वरना तुम्हारे मुखिया और गजराज को लगा था कि वो अंधेरे में हमारे सपने जला देंगे। बिंदिया ने मुझे शाम को ही बता दिया था कि पापा और गजराज कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगली सुबह पूरा गांव उस पुराने स्कूल के बाहर इकट्ठा होता है। पुलिस मुखिया रामनाथ और गजराज सिंह को जीप में बिठा रही होती है। गांव के लोग अपनी ही आंखों के सामने अपने मुखिया को बेनकाब होते देख रहे हैं। बिंदिया गर्व से अपनी माँ और पार्वती चाची के पास खड़ी थी। बिंदिया, तूने अपने ही बाप की पीठ में छुरा घोंप दिया। नहीं बापू, मैंने आपके अहंकार को जेल भेजा है ताकि हमारे गांव की बेटियों की किस्मत को आजादी मिल सके। अब आप जेल से लौट कर देखना, आपकी बेटी इस गांव का नाम कहां तक ले जाती है। जीप चली जाती है, चारों तरफ तालियों की गूंज उठती है। संजू दौड़कर अंदर से एक बड़ी सी नई मोटर वाली सिलाई मशीन लेकर बाहर आता है और उसे आंगन के बीचों बीच रखता है। माँ, इस नई मशीन का उद्घाटन तुम्हारे हाथों होगा। अब हमारे गांव का धागा सीधे 7 समुंदर पार जाएगा। बेटा, मशीन चाहे हाथ की हो, पैर की हो या बिजली की, जब तक हौसले का धागा पक्का है तब तक जिंदगी का कोई भी फटा हुआ हिस्सा सिया जा सकता है। पार्वती चाची जैसे ही पैर से पैडल दबाती है, मशीन की चरचर की नई और तेज आवाज गूंज उठती है। ये आवाज सिर्फ एक मशीन की नहीं थी, ये उस गांव की औरतों की आजादी और आत्मनिर्भरता का नया लोकगीत था।